हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ADMBIS इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। तो आपका जो नागरिक शास्त्र विषय है उसमें पहला अध्याय पढ़ाया जा रहा है, संविधान क्यों और कैसे। अब इस चैप्टर का जो के पहले वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें आपको भारतीय संविधान के बारे में बताया गया कि भारतीय संविधान को संविधान सभा का मतलब क्या था और संविधान को आखिर में कैसे बनाया गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी क्या थी। तो आज हम कुछ अन्य पॉइंट को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जैसे कि भारत का जो संविधान था, भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख चरण। अब भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उसके मुख्य रूप से कितने चरण थे? 4 चरण थे। कितने चरण? 4 चरण थे। अब भारत में जो नियम कानून बना है वो इसी समय से हम कह सकते हैं, ये जो है इसी समय से नियम कानून बनने शुरू हो गए थे, क्योंकि इस समय जो शासन था वो ब्रिटिश हाथ में था। तो ब्रिटिश के वजह से ये नियम कानून बन रहे थे और इसके साथ देश की जनता में ब्रिटिश लोग शासन कर रहे थे। तो ये भारतीय संविधान के विकास के मुख्य चरण थे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए पहले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ये जो प्रथम चरण है इसकी जो अवधि है वो कब से कब तक रही? 1773 से 1857 तक। अब इसका मतलब ये होता है कि इस प्रथम चरण में यानी कि 1773 से 1857 के द्वारा बहुत सारे एक्ट आए, बहुत सारे नियम कानून अंग्रेजों ने बनाया जिससे देश को चलाया जा सके, जिससे देश में शासन चलाया जा सके। अब कुछ नियम असफल रहे, उसके बाद उन नियमों को हटा करके दूसरा नियम बनाया गया। तो अब मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से नियम इस दौरान बनाए गए। जैसे कि प्रथम चरण में 1773 से 1857 के बीच कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे। तो जो पहला नियम बनाया गया सन 1773 ईस्वी में, वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग, इसको क्या कहते हैं? 1773 ईस्वी के कानून को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसका क्या मतलब था? देखिए, अब भारत के इस संवैधानिक विकास के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, यही विकास का प्रथम चरण था। अब इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारतीय शासन की रूपरेखा निश्चित करने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत की थी। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और वित्तीय नीति पर कंपनी के डायरेक्टरों का प्रभाव स्थापित हुआ। अब कंपनी के डायरेक्टर क्या करने लगे? अब उसकी देख रेख कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा किया जाने लगा। और क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा ही जो बंगाल के गवर्नर थे उनके पद को उच्चीकृत कर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें बंगाल के जो गवर्नर थे उनको क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके अलावा क्या किया गया? गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश क्राउन द्वारा 4 सदस्यों की समिति बनाने का भी प्रावधान, यानी कि जो गवर्नर जनरल होंगे अब उनकी सहायता के लिए क्या होगा कि 4 अन्य व्यक्ति होंगे जो उनकी सहायता करेंगे, उनको परामर्श देंगे। और इसके अलावा जो कलकत्ता में, जो आज क्या नाम है? कोलकाता। कलकत्ता का इस समय का क्या नाम है? कोलकाता। तो कलकत्ता में क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में क्या किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और उसके साथ साथ 3 और न्यायाधीश होते थे जो क्या करते थे? न्याय करते थे। फिर जो दूसरा एक्ट था वो क्या था? 1781 का एक्ट। इसको क्या कहते हैं? 1781 ईस्वी का एक्ट। अब ये क्या था? देखिए, इसमें क्या किया गया कि 1773 ईस्वी के बाद बनाए गए इस जो एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसी कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि 1781 ईस्वी का एक एक्ट पारित किया गया। अब इस एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से आज़ाद होंगे, उनकी अलग उनकी शक्तियां होंगी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते, उसको किसी भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये थी 1781 ईस्वी का एक्ट। इसके बाद से 1784 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसको क्या कहते हैं? पिट का इंडिया एक्ट। उसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट।
पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, जो 1784 ईस्वी में लागू किया गया था। अब इसका क्या मतलब था? अब इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जिसका कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना था। अब जो 1784 ईस्वी का एक्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एक विलियम पिट्स थे, उन्होंने ही ये एक्ट बनाया था, इसलिए उनके नाम पर इसे पिट्स का इंडिया एक्ट रख दिया गया था। इसमें ये था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखा जाएगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। इसके अलावा और क्या किया गया कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नर के काउंसिल जो थे उनकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई? 3। अब 3 ही रह गए थे। इसके बाद फिर 1793 ईस्वी में एक एक्ट आया। 1793 ईस्वी का एक्ट का क्या मतलब था कि जब 1773 ईस्वी के एक्ट को 20 साल हो गए थे, तो 20 साल की समयावधि के बाद पूर्वी एशिया में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया था। इस समय तक क्या हुआ कि पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी एशिया में एकाधिकार का मतलब था कि सिर्फ अकेले ही व्यापार कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1793 ईस्वी में एक पुनः चार्टर पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के काउंसिल के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो गया कि अब इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल किसी भी काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकता है, जो कब बनाया गया नियम? 1793 ईस्वी में। फिर उसके पश्चात एक और एक्ट आया था 1813 ईस्वी में। ये 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। इसको क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब इसका क्या मतलब था कि अब देखिए, इसमें यह था कि इस एक्ट के द्वारा काउंसिल के सदस्यों पर ब्रिटिश सम्राट का कठोर नियंत्रण स्थापित होगा। ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से नियंत्रण रखेगी काउंसिल के सदस्यों पर, और यह एक्ट व्यवस्था करेगा कि भारतीय काउंसिल द्वारा बनाए गए प्रावधानों को ब्रिटिश संसद की स्वीकृति के लिए रखा जाना है। इसके साथ साथ ये एक्ट क्या करेगा? भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर देगा और भारतीय व्यापार का द्वार समस्त ब्रिटिश जनता के लिए खोल देगा। 1813 के एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया कि भारतीय जनता के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, बल्कि इंग्लैंड के, ब्रिटेन के सभी लोग व्यापार कर सकते हैं। ये कब नियम बनाएगा? 1813 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। इसके पश्चात एक और एक्ट आया, उसको क्या कहते हैं? 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें यह था कि देखिए, गवर्नर जनरल जो होंगे उनके कुछ विशेष अधिकार, उनको कुछ विशेष अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाएंगी। अब बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले देश के लिए बंगाल के गवर्नर को देश का गवर्नर बना दिया गया था, लेकिन पुनः 1833 ईस्वी में देश के लिए अलग गवर्नर होगा, बंगाल के लिए अलग गवर्नर होगा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और साथ ही साथ गवर्नर जनरल की काउंसिलों में गवर्नर जनरल को विधि निर्माण में सहायता देने के लिए कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, और गवर्नर जनरल को विधि आयोग नियुक्त करने का अधिकार भी दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जाति और धार्मिक भेदभाव के सभी भारतीयों को कंपनी की सेवा का अधिकार दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा? भारत में जो दास प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के दौरान ही देश से दास प्रथा समाप्त हो गई थी। अब प्रथम चरण का आखिरी जो एक्ट था उसको क्या कहते हैं? 1853 का चार्टर एक्ट। इसको क्या कहते हैं? 1853 का चार्टर एक्ट। अब इसमें क्या कहा? इसमें क्या नियम बनाया गया था कि कंपनी का चार्टर कुछ अवधि के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, किंतु जब तक ब्रिटिश संसद उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करेगी तब तक उसे सम्राट के भारतीय प्रदेशों में क्या किया जाएगा? ट्रस्टी बना दिया जाएगा। अब कंपनी के जो संचालक थे उनकी संख्या घटा दी गई। पहले 24 था, अब 24 से क्या किया गया? घटा के 18 कर दिया गया। पहले 24 था, अब कितना किया गया? 18 कर दिया गया। इसके अलावा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग अलग करने के लिए भारत के लिए एक पृथक विधायी परिषद यानी कि विधान परिषद का गठन किया गया। और इस विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य होंगे। तो ये था पहला चरण। अब दूसरे चरण पे आते हैं। दूसरा जो चरण है वो कब से कब तक रहा? 1858 से 1909 का 1909 तक रहा था। इसमें पहला जो नियम बना था उसको क्या कहते हैं? सन 1858 का
भारत शासन अधिनियम। पहला नियम क्या था? 1858 ईस्वी में बना था, जिसको क्या कहते हैं? भारत शासन अधिनियम। यह कब बना था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तुरंत बाद ही इस नियम को बनाया गया था। अब इसमें हुआ क्या, देखिए अब 1857 की क्रांति हो गई। अब क्रांति के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार क्या होगा कि जो महारानी विक्टोरिया होंगी वो कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर देंगे। यानी कि अब तक भारत के शासन पे भारत के शासन पे कंपनी का अधिकार था। अब किसका अधिकार होगा? ब्रिटिश सरकार का अधिकार होगा। और साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और प्रशासन का सीधा दायित्व ब्रिटिश सरकार को मिल जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि अब भारत का जो गवर्नर जनरल है और ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि बना रहेगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल होगा किसका प्रतिनिधि बनेगा? ब्रिटेन की जो महारानी होंगी उनका प्रतिनिधि बनेगा। भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल गठित कर दिया गया, जिसे भारत परिषद नाम दिया गया। तो ये सारे नियम कानून भारत शासन अधिनियम में बनाए गए। अब दूसरा इसके बाद क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणा किया था। अब उस घोषणा पत्र में क्या था? उस घोषणा पत्र में यह था कि 1858 के अधिनियम को घोषित करने के बाद विक्टोरिया ने, जो महारानी थी ब्रिटेन की, उन्होंने कुछ घोषणा की। क्या क्या की थी? उन 1857 के जो क्रांतिकारी हैं उनको क्षमा कर दिया गया और देशी राज्यों को यह विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने क्या घोषणा पत्र किया कि जो क्रांतिकारी लोग थे 1857 की घटना में उनको माफ कर दिया जाएगा और राज्यों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। इसके अलावा सभी को समानता का दर्जा और निष्पक्ष न्याय व संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये सब महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र थी। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में ये घोषणा पत्र आया था। इसके बाद एक अन्य अधिनियम बना था सन 1861 ईस्वी में, जिसको क्या कहते हैं? भारत का काउंसिल अधिनियम। इसको क्या कहते हैं? भारत का काउंसिल अधिनियम। अब देखिए ये कब आया था? सन 1861 ईस्वी में। अब इसमें क्या कहा गया कि 1853 से 1858 के, अब ये जो 1861 का अधिनियम बना था, ये क्यों बनाया गया? 1853 से 1858 के बीच नियमों में जो भी कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। अब इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? प्रांतीय व्यवस्थापिका जो होती है उसकी स्थापना किया गया। इन व्यवस्थापिकाओं में 4 से 8 सदस्य भारत के वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यानी कि 4 से 8 सदस्य भारत के वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वायसराय की काउंसिल में ब्रिटिश सदस्य का एक पद बढ़ा दिया जाएगा। कुल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी जाएगी? 5, यानी कि 5 कर दी गई। कुल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 5। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में क्या होगा कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया जाएगा कि वायसराय अध्यादेश, आपातकालीन स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी करेगा। अब इसके बाद एक अन्य अधिनियम आया सन 1892 ईस्वी में, भारत काउंसिल अधिनियम। अब इसमें क्या किया गया? इसमें यह कहा गया कि वायसराय जो गवर्नर जनरल है को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों की संख्या 10 से क्या कर सकता है? पहले 10 है तो वह 10 से बढ़ा करके 16 कर सकता है। 10 से बढ़ा के 16 कर सकता है। इसमें से 10 सदस्य गैर सरकारी व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाएंगे और प्रांतीय व्यवस्थापिका है उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। और इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली थी। यानी कि इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी थी। तो ये था 1892 का। अब दूसरा जो चरण है उसका लास्ट जो अधिनियम था वो कब था? 1909 ईस्वी में बनाया गया था। इसको क्या कहते हैं? 1909 ईस्वी का भारतीय काउंसिल अधिनियम। अब इसमें क्या कहा गया है कि देखिए इसमें यह कहा गया कि सन 1909 में ब्रिटिश संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया जो इतिहास में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से विख्यात है। इसी अधिनियम को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। अब इस अधिनियम में क्या किया गया? केंद्रीय जो व्यवस्थापिका थी उनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 69 कर दी गई। कितनी बढ़ाई गई? उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 69 कर दी गई, जिसमें से जो 37 लोग थे वो क्या थे? सरकारी।
69 में से 37 व्यक्ति थे सरकारी, और इसके अलावा जो 27 लोग क्या थे, निर्वाचित, उनका निर्वाचन किया जाता था। सॉरी, 27 का निर्वाचन किया जाता था और 5 सदस्य मनोनीत होते थे। कुल मिला के 69 सदस्य हो गए थे। अब देखिए, अब इस प्रकार क्या हुआ कि कुल 32 गैर सरकारी सदस्य थे। वायसराय की काउंसिल में पहली बार भारतीयों को मनोनीत करने की व्यवस्था की। इससे पहले वायसराय की काउंसिल में सिर्फ ब्रिटिश ही होते थे, पहली बार भारतीय लोग को भी मनोनीत किया गया था। इसके बाद तीसरा जो चरण था वो 1910 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक था। तो अब इसमें जो आता है सन 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको क्या कहते हैं, 1919 में जो नियम आया उसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। अब इसमें क्या किया गया देखिए, अब इस अधिनियम के द्वारा भारत की केंद्रीय सरकार के समस्त मामलों को वायसराय और उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया गया, और केंद्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन बना दिए गए। क्या क्या नाम था उसका, एक का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे का नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। प्रांतों में क्या हुआ कि द्वैध शासन की स्थापना हुई, और इसके अलावा केंद्रीय व्यवस्थापिका को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होगी वो किसी से संबंधित कोई भी अधिकार, कोई भी नियम कानून बना सकती है। इसी कानून को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर जो केंद्रीय व्यवस्थापिका कानून बनाएगी उसको कहीं पे भी चुनौती, किसी भी कोर्ट में चुनौती दी नहीं जा सकती। इसके अलावा क्या होगा, केंद्र सरकार को असीमित अधिकार भी प्राप्त हो गए और भारत का वायसराय संवैधानिक अधिकार का केंद्र बिंदु बन गया था। ये कब हुआ था, 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके अलावा तृतीय चरण में एक अन्य अधिनियम बनाया गया था जिसको क्या कहते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम कब आया था, 1935 ईस्वी में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या किया गया देखिए, अब इसमें 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि देशी राज्यों को भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल किए जाने की व्यवस्था की गई। जो देशी राज्य थे वे भारतीय प्रशासन व्यवस्था में शामिल होंगे। इस अधिनियम के द्वारा संघ की स्थापना की गई, जिसमें प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए, और संघीय प्रशासन में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और वायसराय को अति व्यापक विधायी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा जो भारत परिषद था उसको भंग कर दिया गया और उसके स्थान पे सलाहकारों की नियुक्ति की गई। साथ ही साथ इस अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय होगा, केंद्रीय न्यायालय होगा, जिसकी स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। यह था तृतीय चरण। अब लास्ट जो चरण है 1940 से 1947 के बीच का चरण को चतुर्थ चरण कहते हैं। अब जो चतुर्थ चरण था वो, उसमें पहला जो पॉइंट है, नियम कब बना था, क्रिप्स मिशन, जो 1942 ईस्वी में बना था। इसको क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये कब आया था, 1942 ईस्वी में। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उनको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा। जब जापानी सेनाएं भारतीय सीमा के नज़दीक पहुंची, यानी कि पहुंच गई थी। क्रिप्स मिशन योजना कब हुआ, 1942 ईस्वी में। जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे उन्हीं के नाम पे क्रिप्स योजना को लिखा गया है, बनाया गया है। तो भारतीयों की मदद करने के लिए जब जापानी सेना भारतीय सीमा के पास पहुंच गई थी तो ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स को भारत भेजा था। अब वे 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंच गए थे। कौन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने भारतीय नेताओं के समक्ष संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। अब इस समिति में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रकार यह प्रस्ताव भी रखा गया कि कुछ रियासतें या संविधान अलग से बनाएंगी तो उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा। अगर कोई रियासत अपने लिए संविधान बनाना चाहे तो वो ऐसा कर सकती है।
तो हुआ क्या कि भारतीय रियासतों की इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी गई कि वे नए संविधान को स्वीकार करें या नहीं। तो क्रिप्स की योजना जो थी यह भी प्रस्तावित किया गया था कि संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने वाली प्रावधान भी होगी और सॉरी तो अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से नियम बनाए जाएंगे। लेकिन इन प्रस्तावों को भारतीय नेताओं ने क्या किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी। भारतीयों को लगा कि रियासतों को अलग संविधान बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, न ही अल्पसंख्यकों से संबंधित नियम अधिकार जो दिए जा रहे हैं। इस हिसाब से इस वजह से क्या होगी, ये जो क्रिप्स योजना थी वह असफल हो गई थी। इसके बाद से फिर 1945 ईस्वी में एक और योजना आई थी जिसको क्या कहते हैं, वायवेल योजना। सन 1945 ईस्वी में एक और योजना आई थी जिसको क्या कहते हैं, वायवेल योजना। ये कब आई थी, 1945 ईस्वी में। अब इसमें क्या कहा गया कि जो 1945 के तत्कालिक जो वायसराय थे उन्होंने क्या योजना प्रस्तुत की, जो 1945 में वायवेल जो योजना है सन 1945, उसमें जो वायवेल थे उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, तो उन्हीं के नाम पे ये वायवेल योजना विख्यात हो गया। इस योजना में उन्होंने क्या कहा कि अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, परंतु प्रतिरक्षा को वायसराय के अधीन ही रखने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस योजना को अस्वीकार कर दिया। तो जो क्रिप्स योजना थी उसको भी अस्वीकार कर दिया गया, और जो वायवेल क्रिप्स योजना कब लागू की गई तो 1942 ईस्वी में, उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। वायवेल योजना 1945 को भी अस्वीकार कर दिया गया। तो उसके बाद कौन सी योजना आई, सन 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना है वो आया। और वो कब आया था, देखिए इसमें हुआ क्या, 1946 के कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कि मई 1946 को कैबिनेट मिशन में अपना कार्य शिमला में प्रारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत हुआ क्या कि मई 1946 में कैबिनेट जो मिशन थी वो अपना कार्य शिमला में प्रारंभ कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि 16 मई 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ इनकी वार्ताओं को क्रम बंद हो गया, वार्ताएं बंद हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 5,000 शब्दों में एक अधिघोषणा जारी की। उसमें क्या कहा गया कि विभिन्न विषयों का विवरण दिया गया और प्रशासन तथा संविधान बनाने के लिए नए संविधान प्रस्तुत किए गए थे। यह भी प्रस्तावित किया गया था कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और उसमें विभिन्न रियासतें यानी कि जो राज्य होंगे उसको सम्मिलित किया जाएगा। अब यह संघ विदेश नीति, प्रतिरक्षा और संचार संबंधी निर्णय ले सकेगा और उसे इन विषयों के लिए धन एकत्रित करने का संपूर्ण अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा संघ के प्रशासन में भारत के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। संघात्मक सूची के लिए विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों राज्य सूची में रखे गए। और इस अधिघोषणा में ये कहा गया कि एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 395 सदस्य होंगे। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें कितने सदस्य होंगे, 395। तो ये था कैबिनेट मिशन। अब अगला जो पॉइंट है वह लास्ट योजना था, जिसको हम क्या कहते हैं, सन 1947 ईस्वी में यह 1947 ईस्वी में यह योजना आया, जिसे हम क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना। कब आया था, 1947 ईस्वी में। इसको क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना। अब देखिए हुआ क्या, इसमें क्या हुआ कि जो लॉर्ड वायवेल थे, लॉर्ड वायवेल, उनके बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। कौन बना, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 ईस्वी में भारत के वायसराय बने। वायसराय बनने के बाद उन्होंने भारत के प्रमुख नेताओं से बात की और 3 जून को बात करने के बाद 3 जून यानी कि 3 जून 1947 ईस्वी को उन्होंने बातचीत करने के बाद घोषणा जारी किया कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। कब ये इन्होंने कहा, 3 जून 1947 को भारत को 2 भागों में विभाजित करने की बात की, भारत और पाकिस्तान में।
1947 में इन्होंने जो घोषणा की उसमें यही कहा कि भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों की पृथक संविधान सभाएं होंगी जो अपने अपने देश के लिए संविधान की रचना करेगी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान के लिए 1940 ईस्वी में अलग संविधान सभा की मांग किए थे। तो इसी को देखते हुए 1947 में ये घोषणा की गई लॉर्ड माउंटेन योजना के द्वारा कि पाकिस्तान और भारत के लिए अलग अलग संविधान सभाएं होंगी, और इसके अलावा क्या होगा कि बंगाल और पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया, इसलिए जो बंगाल है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। तो आज़ादी के बाद एक है पश्चिम बंगाल हम लोगों की भारत में है, एक बांग्लादेश है जो कि पाकिस्तान में पहले पड़ा था, बाद में वो बांग्लादेश से आज़ाद हो गया। तो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल था, एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इंडिया में है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में। इसके अलावा पंजाब को भी 2 भागों में बांट दिया गया था, एक पंजाब का हिस्सा भारत में पड़ता है और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो इस तरह से ये किया गया। अब इस घोषणा के अंत में यह आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही क्या करेगी, भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने माउंट योजना को, जो माउंट बेटन योजना को स्वीकार कर लेती। ये सारे चरण थे जिसमें विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए गए जो देश के लिए, भारत के संवैधानिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो कुछ पॉइंट थे जिसमें से बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे, भारतीय संविधान का जो ये विकास हुआ इस वजह से हुआ, जिसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए भारत के संवैधानिक विकास के, ये क्या थे प्रमुख चरण थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे नियम कानून जो बनाए गए, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन योजना हो जाए, कैबिनेट मिशन योजना हो जाए, वायवेयर योजना हो जाए, 1773 का जो नियम बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, या 1784 का क्विट इंडिया एक्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में भारत में जो संविधान सभा की मांग की गई थी इसको लेके आगे हम चलेंगे, इसमें कैसे मांग किया गया और किस तरह से मुस्लिम और हिंदू के बीच अलग अलग संविधान की मांग की जाने के लिए अलग अलग देश के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए, इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।